आज हम उसी अदृश्य संरक्षक की कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो हमारे लोकतंत्र की धड़कन को चलाए रखती है। तो आखिर ये होता कैसे है? और इसका जवाब है भारत का चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ECI भी कहते हैं। यही वो संस्था है जिसके कंधों पर भारतीय लोकतंत्र का इतना बड़ा भार है। और देखिए, ये कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है, ये तो संविधान का बनाया हुआ एक किला है, जिसे राजनीति के हर उतार चढ़ाव से बचाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए, अब जरा इस ताकतवर संस्था की जड़ तक चलते हैं। आखिर ECI को इतनी सारी शक्तियां मिलती कहाँ से हैं? इसका जवाब हमारे संविधान के पन्नों में ही छुपा है। ECI एक संवैधानिक निकाय है। अब इस शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी नींव संसद के किसी कानून ने नहीं, बल्कि खुद भारत के संविधान ने रखी है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये तारीख इतनी ज़रूरी है कि 2011 से हम इसे हर साल नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं, ताकि हर नागरिक को अपने वोट की ताकत याद रहे। ECI की लगभग सारी ताकत का जो सोर्स है ना, वो एक ही जगह से आता है, संविधान का आर्टिकल 324। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये वो कवच है जो चुनाव आयोग को देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 324 को आप ECI की रूल बुक समझ सकते हैं। इसका पहला क्लॉज इसे चुनाव कराने की सारी पावर देता है, और बाकी के जो क्लॉज हैं वो ये पक्का करते हैं कि कमीशन का स्ट्रक्चर सही हो, उसे काम करने के लिए पूरा स्टाफ मिले और उसके कमिश्नर्स को किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाया जा सके। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये आर्टिकल लोकतंत्र के रेफरी को आज़ादी से काम करने की हर ताकत देता है। तो ठीक है, पावर तो समझ आ गई, पर इसे चलाता कौन है? क्या ये हमेशा से एक टीम रही है, या इसका स्ट्रक्चर वक्त के साथ बदला है? अच्छा, कहानी में यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि लगभग 40 साल तक चुनाव आयोग एक वन मैन आर्मी की तरह था, जिसे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलाते थे। 1989 में पहली बार इसे एक टीम में बदला गया, पर फिर यह वापस एक व्यक्ति के हाथ में चला गया। आखिरकार 1993 में दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिश पर यह परमानेंटली एक 3 मेंबर की बॉडी बन गया, जो आज तक कायम है। इस बदलाव ने फैसले लेने की प्रक्रिया को और भी मजबूत बना दिया। लेकिन इस टीम में भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC होते हैं, उन्हें एक खास तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। उनका कार्यकाल 65 साल की उम्र तक होता है, जबकि बाकी कमिश्नर्स का 62 साल तक। पर सबसे बड़ा फर्क है उनको हटाने के प्रोसेस में। CEC को सिर्फ उसी मुश्किल प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ये उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह बचाता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये ताकतवर कमीशन आखिर दिन प्रतिदिन करता क्या है? चलिए, अब जरा चुनाव की असली रूल बुक खोलते हैं और देखते हैं कि ECI के मुख्य काम क्या-क्या हैं। देखिए, इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। ये वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने तक सब कुछ करता है। इस प्रोसेस को परिसीमन कहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देता है और उन्हें उनके मशहूर चुनाव चिन्ह जैसे कि हाथ का पंजा या कमल का फूल देता है। और सबसे जरूरी, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, जिससे ये पक्का हो सके कि खेल सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हो। और हाँ, ECI के असर की बात करें तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था 1988 में, जब 61st संविधान संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, एक ही झटके में करोड़ों नौजवान भारतीयों को अपनी सरकार चुनने की ताकत मिल गई, जिससे हमारा लोकतंत्र और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो गया। लेकिन देखिए, लोकतंत्र कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं। वक्त के साथ ECI ने भी खुद को बदला है, खासकर टेक्नोलॉजी को अपनाकर, ताकि चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी और आसान बन सके। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है EVM का, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कागज के बैलेट पेपर की जगह इन मशीनों ने ले ली, जिससे वोटिंग और गिनती दोनों ही बहुत तेज और ज्यादा सुरक्षित हो गए। 1999 में गोवा वो पहला राज्य था जहां पूरे चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया गया। अब EVM पर भरोसे को और भी पक्का करने के लिए आई VVPAT। इसको ना आप एक तरह की रसीद समझिए। जब कोई वोट डालता है तो एक कागज की पर्ची छपती है जो दिखाती है कि वोट सही उम्मीदवार को गया है,
और फिर वो एक सेफ बॉक्स में गिर जाती है। ये एक एक्स्ट्रा चेकिंग लेयर है जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है। इसका पहला इस्तेमाल 2013 में नागालैंड में हुआ था। और फिर आया नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। ये वोटर के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई किसी भी उम्मीदवार से खुश नहीं है तो वो अपनी नापसंदगी सीधे बैलेट मशीन पर दर्ज करा सकता है। ये भी 2013 में एक बड़े सुधार के तौर पर शुरू हुआ। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का होना इतना मायने क्यों रखता है? जवाब हमारे लोकतंत्र के दिल में ही है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है क्रिकेट के अंपायर से तुलना करना। जैसे मैदान पर अंपायर ये पक्का करता है कि खेल नियमों के हिसाब से हो और कोई बेईमानी न करे, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग लोकतंत्र के इस विशाल खेल में एक निष्पक्ष अंपायर है। इसका काम ये देखना है कि सत्ता में कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर हो और हर एक वोट की कीमत हो। ईसीआई ने एक लंबा और कामयाब सफर तय किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। फेक न्यूज़ के इस दौर में जहां सोशल मीडिया चुनावों पर असर डाल सकता है और चुनावी खर्च आसमान छू रहा है, लोकतंत्र के संरक्षक के लिए अगली सबसे बड़ी लड़ाई क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करेगा।